नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के तहत राजनीतिक विज्ञान के संबंध में जो विविध दृष्टिकोण हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पीछे हमने राजनीतिक विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में अपने पढ़ा है और उसके संबंध में हमने जानकारी ली है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण हैं, जो अलग अलग इसके डिसिप्लिन्स हैं, उद्यमन धाराएँ हैं। उससे पहले हम इनके दृष्टिकोणों के बारे में, जो अप्रोचेज़ हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये इतिहास के संबंध में बात करता है और इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो जॉर्ज एच सेबाइन हैं। तो सेबाइन जो ने अपने जो है उनकी रचनाओं में राजनीतिक विज्ञान के संबंध में परंपरागत अथवा जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसकी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विवेचना की है। सेबाइन ने राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक ढंग अपनाया है। उनका ये सुझाव है कि राजनीतिक विज्ञान में हम उन सभी विषयों को ले सकते हैं जिनका विवेचन उनके प्रसिद्ध लेखों की रचना में मिलता है। वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टिकोण इस बात की बात करता है कि जो राजनीतिक विज्ञान का वर्तमान स्वरूप है उसके पीछे कहीं न कहीं जो इतिहास के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है वो जिम्मेदार है। तो उन घटनाओं से प्रेरित होकर ही राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का और उनके विचारों की उत्पत्ति हुई है। तो सेबाइन का मानना ये है कि जैसे प्राचीन लेखक हैं प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लोक, रूसो, बेंथम, ग्रीन, हिगल्स, मार्क्स, इनकी बात करें तो इनके जो लेखन है उनके तहत हमें राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों की खोज करनी चाहिए और इससे राजनीतिक विज्ञान की जो सिद्धांत है उनकी सत्यता एवं प्रामाणिकता के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। सेबाइन ये कहते हैं कि जो कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत है उसका जन्म एक निश्चित परिस्थितियों के संदर्भ में होता है और इसको समझने के लिए जिन परिस्थितियों में उन सिद्धांतों की जन्म हुआ है उनके स्थान, समय और परिस्थितियों का हमें अध्ययन करना चाहिए और उन परिस्थितियों के संबंध में मार्ग निर्देशन हमें कर हम राजनीतिक सिद्धांतों को समझ सकते हैं। अतः एक अच्छा जो राजनीतिक सिद्धांत है कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होते हुए भी उनमें जो आगे आने वाले युग हैं उनमें भी एक विशेष महत्व रखता है और इसलिए उनको सम्मान के साथ देखना चाहिए क्योंकि इतिहास से हमें सीखना चाहिए। जो इतिहास में जो घटनाएं होती है उनसे जिन सिद्धांतों का निर्माण होता है तो भविष्य में यदि उससे संबंधित कोई घटनाएं हो तो हमें वहाँ से ही सीखने को मिलता है कि इतिहास में इसके संबंध में क्या हुआ था। तो ये भविष्य में भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सेबाइन के अनुसार प्रत्येक जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उनके 3 तत्व होते हैं, ठीक है। उसमें तथ्यात्मक, कारणात्मक तथा मूल्यात्मक रूप से उसका विवेचन किया जा सकता है। उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म प्राय इतिहास के ऐसे कालों में होता है जो तनाव और खिंचाव के काल होते हैं। अर्थात जब ऐसे संघर्ष में और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर इस स्थिति के परिणाम स्वरूप ही किसी एक विशेष सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। जैसे उनका मानना है कि जब एथेंस में 3री और 4ठी शताब्दी के बीच में जो संघर्ष की स्थिति थी, राजनीतिक उठापटक थी, उससे फलस्वरूप उन कुछ सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो इंग्लैंड में 1640 से 1690 के बीच की स्थिति थी, जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो उसके फलस्वरूप गौरवपूर्ण क्रांति हुई और राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में कई जो सिद्धांत थे उनकी उत्पत्ति हुई। इसलिए उनका मानना है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो इतिहास के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और ये इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए वो कहते हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है सेबाइन का कि जो जितने भी महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म है वो राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों के गर्भ में होता है। अर्थात जो सामाजिक और राजनीतिक संकट जो सिद्धांत है वो उस समय के तात्कालिक समय के जो संघर्ष है, तनाव है, वो किस तरह से समाज एवं राजनीति के संबंध थे, उन संबंधों के फलस्वरूप ही कोई सिद्धांत जो है निकल कर सामने आता है।
इसका मतलब, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो संकट से जो उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं, बल्कि जो सिद्धांत है वो किसी न किसी रूप से उन जो संकट या संघर्ष है राजनीतिक और सामाजिक, उन संघर्षों से प्रभावित होते हैं या उनकी प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं। तो इस तरह से जो राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए सेबाइन का मानना है कि हमें तत्कालिक समय, स्थान और परिस्थितियों का विशेष गहराई से अध्ययन करना चाहिए जिनमें उसका विकास हुआ हो, और यदि हम उस तत्कालिक समय, स्थान और परिस्थितियों का अध्ययन करके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि उनका विकास किस रूप में है, किस कारण से ऐतिहासिक गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये था ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसमें सेबाइन का मानना है कि इतिहास है वो कोई भी राजनीतिक सिद्धांतों की जो है अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति हो सकती है। आगे हम देखते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे जॉर्ज कैटलिन। तो हम देखें तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण की ये आलोचना की जाती है कि ये परंपरा के प्रति अत्यधिक श्रद्धालु है, यानी कि ये इतिहास को बहुत अधिक महत्व देता है और राजनीति को एक संकीर्ण दृष्टि से देखता है, और साथ ही राज्य के दायरे को बहुत सीमित कर देता है। जो आधुनिक लेखक हैं उनमें से कैटलिन भी एक प्रमुख लेखक है। वो राजनीति विज्ञान को एक क्षेत्र के रूप में सीमित न कर एक व्यापक रूप देने की चेष्टा करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य का ही अध्ययन नहीं, बल्कि समाज के अध्ययन को भी जो है शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए कैटलिन राजनीति के क्षेत्र में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करने की चेष्टा करते हैं जो समाज के तत्वाधान में घटित होती हैं। इसलिए कैटलिन राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई भेद नहीं करता है, और उन्होंने इस दृष्टिकोण के पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं कैटलिन के ने। उनके अनुसार सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि समाज के संबंध और उनकी जो संरचना है वो संपूर्ण रूप से समझें तभी हम किसी भी अध्ययन को अधिक सरल रूप से पढ़ सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही उनका मानना है कि राजनीति के अध्ययन को समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में करना चाहिए, राजनीति का अध्ययन, और ये ऐसा काम है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परंतु आधुनिक काल के जो अधिकांश राजनीतिक शास्त्री हैं वो अभी तक उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाज से जोड़कर नहीं देखा है, ये कैटलिन का मानना है। आगे अगले तीसरे पॉइंट के रूप में कैटलिन कहते हैं कि यदि राजनीति शास्त्र को अपने विश्लेषण की इकाई मानकर चलता है तो उसे समाज में विकसित होने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उसके संदर्भ में भी देखना चाहिए, और ये तभी संभव है जब दिन प्रतिदिन होने वाली राजनीतिक घटनाओं का भी विश्लेषण किया जाए। यदि उनकी उपेक्षा की जाती है तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को जो है सार्थक नहीं किया जा सकता। उनका अगला मानना है कि यदि राजनीति शास्त्री अध्ययन के लिए संस्थाओं से परे जाकर कार्य और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए उनको विश्लेषण की इकाई के रूप में चुन लेना चाहिए, उसे समाज के अध्ययन के रूप में उसे शामिल करना चाहिए। आगे हम कैटलिन के समाजशास्त्री दृष्टिकोण को देखें तो कैटलिन जो है चूँकि आधुनिक राजनीति शास्त्री थे और वो राजनीति विज्ञान के आधार को शक्ति मानते हैं। उनकी परिभाषा दी है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन शक्ति का अध्ययन है, यानी कि जिस शक्ति के आधार पर राजनीति विज्ञान की समस्त जो आधार है, जो परिभाषा है, आधारशिला है, वो टिकी हुई है। इसलिए वो राजनीति विज्ञान को एक नियंत्रण की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार नियंत्रण की प्रक्रिया को ही राजनीति के अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाना चाहिए, और नियंत्रण की प्रक्रिया से उनका अर्थ है व्यक्तियों के कार्य से है, और ये जो वह राजनीति को सरकार का अध्ययन मानने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सरकार को नियंत्रण का पर्यायवाची मानना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण से उनका तात्पर्य है कि समाज के समग्र क्षेत्र में व्याप्त है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ और व्यक्ति के समूह के साथ, और एक समूह का दूसरे व्यक्ति के साथ जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है ये नियंत्रण की प्रक्रिया के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और स्वाधीनता और अधिकार जो दो ध्रुव हैं वो नियंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया यानी कि शक्ति के आधार से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कैटलिन जो है नियंत्रण की प्रक्रिया को ही राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार मानते हैं, और नियंत्रण का तात्पर्य है व्यक्तियों के कार्य से है, यानी कि कार्य है वो एक दूसरे से
प्रत्येक समूह के राज्य व्यक्ति के समूह से, समूह के आपस में, समूह से राज्य के, तो ये कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से केटलिन नियंत्रण की प्रक्रिया को ही राजनीति का मूल आधार मानते हैं। शक्ति को ही उन्होंने राजनीति का मूल आधार माना है। आगे हम दृष्टिकोण की बात करें तो उसके हम देखते हैं कि उसे हम सामान्यवादी दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं। सामान्यवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे वो चार्ल्स फ्रेडरिक थे। वो राजनीति विज्ञान की समन्वय की बात करते थे। उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है न तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो सकता है मात्र, और न ही समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो सकता है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जिसे इन दोनों का समन्वय करके ही पढ़ा जा सकता है। जैसे कि समाजशास्त्र तथा अथवा मनोविज्ञान में समूह का अध्ययन करना होता है अथवा व्यक्ति का, और इसी कारण उनके अध्ययन से ऐसी प्रवृत्तियों से काम चलाना जा सकता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान है, उसके अध्ययन को हम सीमित नहीं कर सकते। उसके अध्ययन के लिए हमें कई प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए, और इन प्रवृत्तियों का प्रयोग या जो विधि है, पद्धति है, उनका एक विशेष अध्ययन के लिए अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि राजनीतिक विज्ञान के तहत सिर्फ एक प्रवृत्ति के माध्यम से अध्ययन किया जाए ये जरूरी नहीं है। आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रविधि या विधि या प्रकार का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में किया जा सकता है। जैसे कि संवैधानिक सरकार के संवैधानिक रूप के अध्ययन करने के लिए जो प्रवृत्ति होती है वो तानाशाही सरकार के अध्ययन की प्रवृत्ति से अलग होती है। और इनका आधार जो है, क्योंकि इन दोनों का मनोवैज्ञानिक आधार है, तानाशाही और संवैधानिक सरकार, उनका अलग अलग होता है, तो हम उनको अलग अलग तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो है फ्रेडरिक, वो एक समन्वय का दृष्टिकोण अपनाते हैं। और उनका मानना है कि किसी एक अवसर पर किसी विधि का अध्ययन के रूप में काम लाई जा सकती है, और दूसरे समय कोई दूसरी विधि अध्ययन के रूप में काम लाई जा सकती है। चूँकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो विश्लेषणात्मक या केस स्टडी के रूप में किया जाता है। ठीक है, केस स्टडी का तात्पर्य है कि इतिहास के समय जो घटनाएं होती है उनका उसी के प्रतीकात्मक रूप से उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उनको प्रतीक के रूप में उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो केस स्टडी होती है और विश्लेषणात्मक स्वरूप होता है ऐतिहासिक अध्ययन का। और उसी प्रकार यदि वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो उसमें विज्ञान के आधार पर प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इनका मानना है फेडरिक का कि राजनीति विज्ञान में दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय सहयोग किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि विज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सामाजिक विज्ञानों में भी अध्ययन के लिए सारी वही प्रवृत्तियाँ अपनाई जाए जो भौतिक शास्त्र तो रासायनिक शास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में काम ली जाती हैं। इसलिए राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त राजनीति के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के जैसे सामाजिक विषयों की अध्ययन की पद्धतियों को भी शामिल किया जा सकता है। और राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के अच्छे राजनीतिक शास्त्र अध्ययन के लिए आवश्यक है कि वह अध्ययन उसके लिए दार्शनिकता भी आवश्यक होती है और वैज्ञानिकता भी आवश्यक होती है। राजनीतिक शास्त्रों और निष्कर्षों को दर्शन शास्त्र के सामने प्रस्तुत करना और उसके बदले में दर्शन शास्त्र की एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, जिसके तहत वो एक विषय को टुकड़ों में न पढ़कर एक समग्र रूप से अध्ययन कर सके, तो यह राजनीति विज्ञान में शामिल किया जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह से फ्रेडरिक का मानना है कि राजनीति विज्ञान को हमें समग्र रूप से देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान दर्शन भी है और एक विज्ञान भी है। क्योंकि समग्रता एवं एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति दोनों को यदि साथ मिलकर पढ़ेंगे तभी इसका व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन हम कर सकते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, गूंथे हुए हैं आंतरिक रूप से आपस में, कि किसी एक का अध्ययन ढंग से करना और दूसरे के अध्ययन के बिना ये संभव नहीं है। अर्थात हमें दोनों का ही अध्ययन करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे से तोड़कर हम एक समग्र विज्ञान के रूप में से नहीं पढ़ सकते। और इस दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों भी किसी प्रकार से भिन्न नहीं है, और जो सभी दर्शन से किसी न किसी रूप से ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि सभी सामाजिक विज्ञान और दर्शन और विज्ञान सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने राजनीति विज्ञान को एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समग्र रूप से इसका अध्ययन करना चाहिए। अगला जो बात करें तो राजनीति विज्ञान का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसकी हम बात करते हैं। पहले
राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे वो लियो स्ट्रॉस थे। तो लियो स्ट्रॉस ने सेबाइन के इतिहासवाद तथा कैटलिन के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। लियो स्ट्रॉस ने राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक दर्शन में भेद बताया है। उनका मानना है कि ये दोनों राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। लियो स्ट्रॉस की दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके सही रूप में जानने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धांत की उन्होंने बात की, तो सिद्धांत जो है वो राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसी रूप में समझने की कोशिश करते हैं। और दर्शन है उसका अर्थ है बुद्धिमत्ता या की खोज या विश्वव्यापी व्यापक ज्ञान की खोज या समग्र ज्ञान की खोज। तो राजनीतिक दर्शन से हमारा तात्पर्य है लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को सही तथा अच्छी राजनीतिक व्यवस्था दोनों को उसके सही रूप में समझने का प्रयास करना, अर्थात राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन दोनों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक सिद्धांत और जो दर्शन है वो दोनों एक दूसरे के समावाची हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्धांत और दर्शन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो उनका मानना है कि प्रारंभ में राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान भी थे जो एक ही थे, और इस आधार पर लियो स्ट्रॉस जो मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि मूल्य जो है राजनीतिक दर्शन का एक अनिवार्य अंग है और उन्हें राजनीतिक अध्ययन से अलग नहीं किया जा सकता। मूल्य का तात्पर्य है अच्छा जीवन और अच्छे समाज की खोज करना, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके तथा राजनीतिक दर्शन का उदय हो सके। तो लियो स्ट्रॉस एक परंपरावादी विचारक थे और वो मूल्यों पर बहुत अधिक महत्व देते थे। वो राजनीतिक विज्ञान को कोरा विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि राजनीतिक दर्शन और विज्ञान के जो बीच जो भेद है वो कृत्रिम है, उनकी वो कठोर आलोचना करते थे। उनके अनुसार दर्शन से शून्य राजनीतिक विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। दर्शन से शून्य राजनीतिक विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती और न ही कोई राजनीतिक दर्शन ऐसा हो सकता है जिसमें वैज्ञानिकता न हो। तो दर्शन को राजनीति के माध्यम से समग्र अध्ययन के लिए अनिवार्य मानते थे लियो स्ट्रॉस, इसलिए उनका दृष्टिकोण है वो दार्शनिक दृष्टिकोण कहलाता है। आगे हम जो दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं वो है जैकबसन का दृष्टिकोण। उन्होंने स्वायत्तता संबंधी दृष्टिकोण दिया है, राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता का दृष्टिकोण। तो जैकबसन का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान न तो कोरा विज्ञान है न ही कोरा नीति, यानी कि उसे न तो पूर्णतः विज्ञान के साथ और न ही पूर्णतः नैतिकता के साथ जोड़ा जा सकता है। दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे से पृथक है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व है। जैकबसन की दृष्टि से राजनीति का अध्ययन एक विशेष प्रकार की बौद्धिक सक्रियता है, एक बौद्धिक अध्ययन है। दूसरे शास्त्रों के अध्ययन प्रवृत्तियाँ, जिस उच्चतम प्रवृत्तियों का प्रयोग, उच्चतम जो तकनीक होते हैं जिसके माध्यम से किसी विषय का अध्ययन किया जाता है, उनके माध्यम से यदि हम राजनीति का अध्ययन करें तो ठीक है, उसमें कोई हानि नहीं है, परंतु उनका मानना है कि उन पद्धतियों का प्रयोग करने से पहले उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनसे हम राजनीतिक विज्ञान को अधिक से अधिक समझ सकें, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो मूल अर्थ है वो उन पद्धतियों के अध्ययन करने से खो नहीं जाना चाहिए, बल्कि राजनीतिक विज्ञान ही उसमें मूल जो उसका स्वरूप है वो निखर कर सामने आना चाहिए। और उनके अनुसार राजनीति का अध्ययन अपने आप में एक विशेष प्रकार का अध्ययन है, जिससे विज्ञान और दर्शन दोनों, ये हालांकि एक साथ उससे संबंध है, और विज्ञान को यदि उससे निकाल दिया जाए तो नीतिवाद का निरर्थक अवशेष रह जाएगा, और यदि दर्शन को निकाल दिया जाए तो एक अध्ययन की प्रवृत्ति मात्र रह जाएगा, यानी कि एक सूखा या निष्क्रिय एक अध्ययन प्रवृत्ति मात्र रह जाएगा यदि दर्शन को निकाल दिया जाए, और यदि विज्ञान को निकाल दिया जाए तो सिर्फ एक बौद्धिक या नीति मात्र रह जाएगा। तो इसलिए जैकबसन है राजनीतिक विज्ञान को पृथक विज्ञान बनाना चाहते हैं, लेकिन वह विज्ञान अथवा दर्शन दोनों का रूप भी उसमें देना चाहते हैं। उनको ये आपत्ति नहीं है कि अन्य विज्ञानों में जो संकल्पनाएं हैं, जो तकनीक है, उनका राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग लाया जा सकता है, परंतु साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि ये काम जो है पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण ढंग से हो, उससे राजनीति जो उसकी स्वायत्तता है वो बनी रहनी चाहिए, उसकी राजनीतिक विज्ञान को उन विषयों के साथ खो नहीं जाना चाहिए। इसलिए उनका विचारों का निष्कर्ष इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति का सिद्धांत न तो विज्ञानवाद है और न ही नीतिवाद है। हम इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहें
करके देखें, चाहे मिलाकर। इन दोनों में से किसी का भी संबंध अपने केंद्रीय विषय से नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय जो है राजनीतिक प्रज्ञा या राजनीतिक विचार हैं, उनकी खोज करना है। तो राजनीति विज्ञान अपना एक स्वतंत्र स्वायत्त विषय है जो सिर्फ दर्शन या विज्ञान से ही जुड़ा नहीं है। उसके अपने सिद्धांत हैं, अपनी प्रज्ञा है, अपना उसका दृष्टिकोण है। इसलिए जेकबसन राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता की बात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और इनमें नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। राजनीति विज्ञान में 1950-60 दशक के प्रारंभ में जो शोध प्रणाली या जो रिसर्च मेथडोलॉजी का कार्य शुरू हुआ था वो अब महत्वपूर्ण बन गया है। अब राजनीति विज्ञान में भी विज्ञानों की भांति मेथडोलॉजी या जो उनके लिए जो प्रविधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। व्यापक रूप से उनका राजनीति विज्ञान उनको शामिल किया जाता है और पिछले कई वर्षों के शोध शास्त्र में इसमें काफ़ी साहित्य भी लिखा गया है। कुछ विद्वान 20वीं शताब्दी को राजनीति विज्ञान की शोध प्रणाली शास्त्र शताब्दी के नाम से पुकारते हैं, जिसमें नई नई तकनीकों को अध्ययन के लिए नई नई तकनीक, नई नई प्रविधियों का और नई नई शोध प्रणालियों का विकास हुआ है। धन्यवाद।